नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार बोना पार्थसारथी। बोना, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं का नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय। भारत का मुकाबला बेल्जियम से। परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा और इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल टूर्नामेंट में आज चेन्नईयन एफसी का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है और मोना यूं कहना चाहिए कि एक रोमांचक टेस्ट मैच जिसमें जीत की आशा भारतीयों को थी और ड्रॉ हो गया। बहुत ही रोमांचक टेस्ट मैच, मतलब बहुत अरसे बाद ऐसा देखा गया कि टेस्ट मैच को लेकर लोगों की एकदम नब्ज थम जाना, जिसको कहते हैं आखिरी ओवर तक कि अब क्या है वो एक विकेट मिलेगा। लेकिन खैर जो भी हुआ, जीत टेस्ट क्रिकेट की हुई। जीत के लिए 284 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम आज मैच के अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रेयस ने पहली पारी में 105 जबकि दूसरी पारी में 65 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। खैर, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आज दिन भर का खेल कैसा रहा। नीलम की रिपोर्ट में। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच बड़े ही रोमांचक अंदाज में बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। मैच को ड्रॉ कराने में न्यूजीलैंड की ओर से पहली बार खेल रहे रचिन रविंद्र और एजाज पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम सत्र के खेल में भारत को जीत के लिए 6 विकेट लेने थे और न्यूजीलैंड की टीम को मैच ड्रॉ करने के लिए 32 ओवर तक बल्लेबाजी करनी थी। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी सत्र में कमाल का खेल दिखाया और एक के बाद एक 5 विकेट चटकाए। हालांकि रचिन और एजाज पटेल ने 10वें विकेट के लिए 52 गेंदों पर नाबाद 10 रन जोड़कर भारत की जीत के सपने को पूरा नहीं होने दिया। दूसरी पारी में भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 27 टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 58 विकेट चटकाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड बिशन सिंह बेदी के नाम था। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा और अगर न्यूजीलैंड की दूसरी पारी की बात करें तो पहले ही ओवर या दूसरे ओवर में जब रविचंद्रन अश्विन के गेंद पर पगबाधा आउट हुए थे तो वहीं से लग रहा था कि शायद इस मैच में डिसीजन बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन आज पूरा दिन भर जो है हम बैठे रहे और निराशा हाथ लगी। बिल्कुल, ये एक ऐसा मैच था जिसमें हम कह सकते हैं कि हर दिन पलड़ा जो है कभी इधर कभी उधर होता रहा। पहले विल यंग ने जिस तरह से और टॉम लैथम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, न्यूजीलैंड को संकट से निकाला। उसके बाद भारत के बल्लेबाजों ने जिस तरह निचले क्रम में श्रेयस अय्यर के साथ रिद्धिमान साहा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की और भारत को संकट से निकाला। उसके बाद कल पहला विकेट जो न्यूजीलैंड का जल्दी मिल गया था अश्विन की गेंद पर और लग रहा था कि शायद एक सत्र या 2 सत्र में ये मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी खासतौर पे सुबह जो रात्रि पहरी के रूप में आए थे समरविले की, और उसके बाद जिस तरीके से रचिन रविंद्र ने, मतलब आज सारे सोशल मीडिया पर चल रहा था कि पटेल और रविंद्र पर भारी पड़ गए। इधर से रविंद्र जडेजा था, उधर से रचिन रविंद्र और एजाज पटेल और अक्षर पटेल। तो आज दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया इस मैच में। पहली बार ऐसा हुआ कि T20 का ये जमाना चल रहा है और अब टेस्ट क्रिकेट के बारे में इतनी जबरदस्त हर जगह चर्चा हो रही थी। अगर हम सकारात्मक पहलू देखें तो श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त रही। उन्होंने डेब्यू किया इस मैच में। रचिन रविंद्र ने भी डेब्यू किया था और रविचंद्रन अश्विन की जो बात की, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने के साथ ही वो किसी भी तीसरे भारतीय गेंदबाज हो गए जो टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम सबसे ज्यादा विकेट हैं। उन्होंने आज हरभजन सिंह और वसीम अकरम को पछाड़ा। दुनिया के गेंदबाजों की सूची में वो 13वें स्थान पर आ गए। 80 टेस्ट में 418 विकेट बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद सबसे ज्यादा विकेट रविचंद्रन अश्विन के नाम है। तो ये एक कुछ सकारात्मक बातें हैं। अब अगले मैच में जो मुंबई में होगा, विराट कोहली टीम में लौटेंगे तो यहाँ बड़ी चयन की दुविधा होने वाली है। विराट कोहली जब टीम में लौटेंगे तो टीम का प्रबंधन कुछ अलग होगा और टीम की सोच कुछ अलग होगी।
इस मैच में भारतीय तिकड़ी ने बहुत कोशिश की। आज सुबह से ही तीनों स्पिनर लगे हुए थे कि किस तरह से विकेट मिल जाए। कहां चूक हो गई? देखिए, एक तो भारत के लिए सबसे बड़ा जो कमजोर कड़ी इस मैच में रहे वो थे ईशांत शर्मा। बिल्कुल लय में नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल ही सहज नहीं दिख रहे थे और परेशान भी नहीं कर पाए बल्लेबाजों को। उमेश यादव ने टुकड़ों में अच्छी गेंदबाजी की। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने जरूर अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन यहां पर भारतीय गेंदबाजी से ज्यादा जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थे निचले क्रम के, वो पूरी सोच के साथ आए थे कि बिल्कुल अंगद की तरह उनको पैर क्रीज पे जमा के रखना है। तो यहाँ श्रेय उनको देना चाहिए हमें कि उन्होंने इतना मुश्किल टेस्ट बचाया। मतलब इसको कहेंगे कि भारत से जीत लगभग छीन ली उन्होंने जी। तो यहाँ श्रेय न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा जाता है। मोना, भारतीय बल्लेबाजी की बात करते हैं। अजिंक्य रहाणे, पुजारा, ये दो बल्लेबाज इस समय भारतीय टीम में ऐसे नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि भविष्य में इनके लिए टीम में जगह ही न बने। देखिए, इन्हें जितने मौके दिए जाने चाहिए थे वो दिए जा चुके हैं और टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज इनको कहा जाता है, लेकिन बहुत लंबा अरसा हो गया, 10 इनिंग से ज्यादा इनको अच्छी पारी खेले हुए। तो अभी जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं भारतीय टीम में जगह बनाने की। श्रेयस अय्यर को जैसे ये मौका मिला उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया और ऐसा खिलाड़ी जो अर्धशतक और शतक बना चुका है, अब क्या उसको बाहर करने की गुंजाइश है टीम से? विराट कोहली आ रहे हैं तो विराट कोहली के लिए तो जगह बनानी ही होगी। तो मुझे लगता है जो रास्ता बनता है वो यही बनता है कि अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा में से अब किसी को बाहर करना कठिन फैसला लेने का समय हर खिलाड़ी का दौर होता है। अजिंक्य रहाणे ने हमें ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जिताई। चेतेश्वर पुजारा बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन हम उन युवा खिलाड़ियों को भी अनदेखा नहीं कर सकते, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, जिन्हें टीम में आप देखिए हनुमा विहारी को बाहर किया गया इस श्रृंखला के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफी मौके इन दोनों को दिए जा चुके हैं। अब नए चेहरों को आजमाने की जरूरत है। मुंबई में जब अगला टेस्ट मैच खेला जाएगा, विराट कोहली टीम के अंदर होंगे। हो सकता है कि कोई एक भारतीय बल्लेबाज, हो सकता है कि पुजारा बाहर हो। शुभमन गिल, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि भारतीय बल्लेबाजी, सलामी बल्लेबाजी की अगर बात करें तो वहां भी अभी उतनी स्थापित नहीं हो पा रही है। मयंक अग्रवाल नहीं चल पाए हैं इस मैच में। अब भारतीय टीम की क्या सोच रहेगी? देखिए, शुभमन गिल तो युवा चेहरा है और काफी अच्छा उनका प्रदर्शन भी रहा है। अर्धशतक उन्होंने बनाया पहली पारी में। तो राहुल द्रविड़ के साथ ये सारे जो जूनियर खिलाड़ी हैं ये खेल चुके हैं, काम कर चुके हैं। इनके करियर को बनते उन्होंने देखा। एक तरह से हम कहें कि इनके करियर को संवारा उन्होंने है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बहुत मुझे लगता है भारतीय टीम जो बीसीसीआई है उसकी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि अब जो है वो ट्रांजिशन का फेस आने वाला है। भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर आने वाला है। रवि शास्त्री का एरा जा चुका है। T20 में विराट कोहली का युग भी जा चुका है। तो अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा T20 में, और यहाँ पर राहुल द्रविड़ विराट कोहली के साथ भविष्योन्मुखी जो सोच है उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय टीम को काफी क्रिकेट खेलना है और इन्हीं युवा खिलाड़ियों पर दारोमदार रहेगा। तो कुछ एक कठिन फैसले जरूर हमें इस दौर में देखने को मिलेंगे। मुन्ना, वानखेड़े में जो मैच खेला जाएगा बहुत ही निर्णायक मैच होगा। दोनों ही टीमें श्रृंखला को जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो ये तिकड़ी तो जरूर खेलेगी। उमेश यादव या ईशांत शर्मा, दोनों में से किसको आप बाहर देखना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अनुभव पर भरोसा करेंगे राहुल द्रविड़ भी और विराट कोहली भी। उन में से नहीं, उन कोच या कप्तान में से नहीं है जो एक मैच के बाद टीम में बहुत ज्यादा बदलाव, जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, करना चाहेंगे। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जो हार हुई थी उसका भी बदला लेना कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम अधिक तैयारी के साथ और अपने जो सारे कमजोरियों पर बहुत ज्यादा काम करके वानखेड़े स्टेडियम पे हमें नजर आएगी। पिच की बात करते हैं। कोई भी मेजबान टीम अपने ही देश के लिए पिच बनाती है। भारतीय पिच भी ऐसी ही रही कानपुर के अंदर, और जहां उम्मीद थी उसी तरह से बॉलिंग भी की गई। वानखेड़े की पिच के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो भी स्पिन पिच होगी या भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए पिच होगी? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मौसम है इस समय और जो पारंपरिक प्रकृति रही है और जिस तरह से हमारे स्पिन गेंदबाजों का फॉर्म है, तो पिच से जरूर टर्न मिलेगा। जी,
तो ये तो रही क्रिकेट की बात। अब क्रिकेट के मैदान से हम सीधा आपको लिए चलते हैं भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, जहां पर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो चुके हैं। सभी मुकाबले बुधवार को खेले जाएंगे। भारत का सामना बेल्जियम से, फ्रांस का मुकाबला मलेशिया से, और अर्जेंटीना का मुकाबला नीदरलैंड से, और जबकि जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। भारत ने वापसी करी है। भारत पहले ही मुकाबले में मौजूदा चैंपियन है, हार जाता है फ्रांस से, फिर उसके बाद कनाडा को 13-0 से हराता है, और अब क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से मुकाबला है। बेल्जियम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, चाहे उनके सीनियर वर्ग की बात करें या जूनियर वर्ग की बात करें। क्या लगता है आपको? देखिए, भारत को बेल्जियम से खेलना भारतीय टीम अवॉइड करना चाहती थी जी। और पूरा उम्मीद ये थी कि पूल जो भारत का था वो इस तरह से था आसान कि फ्रांस भारत को हरा देगा, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अगर भारतीय टीम वो मैच नहीं हारती तो पूल में शीर्ष पर रहती, और ऐसे में उसको सामने बेल्जियम नहीं मिलता। लेकिन अब चूंकि देर से ही जागे, लेकिन कनाडा के खिलाफ जो प्रदर्शन रहा वो अच्छा रहा, और पोलैंड को भी हमने हराया। तो बेल्जियम के लिए लगातार 2 जीत के साथ तैयारी हुई है। आत्मविश्वास खिलाड़ियों का लौटा होगा, और अच्छी बात यह है कि हमारे ड्रैग फ्लिकर फॉर्म में है। खासतौर पे संजय का मैं जिक्र करूंगी, 2 मैचों में उन्होंने हैट्रिक लगाई है और बहुत जबरदस्त आने वाले पीढ़ी के अच्छे ड्रैग फ्लिकर हैं। तो भारतीय टीम को एक इकाई के रूप में जरूर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और कलिंगा स्टेडियम पर मैच हो रहा है। इस मैदान पर भारतीय हॉकी के कई सुनहरे पल हमने देखे हैं, तो जरूर उम्मीद करते हैं कि भारत पिछला चैंपियन रह चुका है, जूनियर विश्व कप जीत चुका है 2016 में, और एक बार फिर उम्मीद है कि उस प्रदर्शन को दोहराया जाएगा। और आकाशवाणी सभी मैचों का सीधा प्रसारण आपके लिए लेकर आ रहा है। मोना, यहाँ पे देखा जाए तो सभी जो शीर्ष की टीमें हॉकी खेलने वाली, चाहे वो बेल्जियम हो, मलेशिया हो, अर्जेंटीना हो, क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। एक बार फिर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भले ही सीनियर खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जूनियर खिलाड़ी भी उतनी ही तत्परता से इसे जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी जूनियर टीम के जो कप्तान है विवेक सागर प्रसाद, वो उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं जिसने टोक्यो में इतिहास रचते हुए देखा है। और ओलंपिक में पोडियम फिनिश क्या होती है, कितना तरसी है भारतीय हॉकी इसके लिए। ये 2 दशक से तो मैं हॉकी कवर कर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि खिलाड़ियों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो अब जो कहते हैं ना जीत की आदत पड़ना, तो वो जूनियर टीम के साथ भी वो देखना चाहेंगे कि अपनी धरती पर तीसरी बार जो जूनियर विश्व कप जीतने का कारनामा टीम कर पाए। ये भारतीय हॉकी के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप लगातार 2 बड़े टूर्नामेंट जीतते हैं तो इससे हॉकी का प्रचार प्रसार होता है। और टोक्यो के बाद जिस तरह से खिलाड़ियों को सम्मान और प्यार मिला, तो वो एक अच्छा संकेत है। और हमने तो देखा कि वो दौर शायद लौट आया है जब हम विश्व चैंपियन 8 बार के ओलंपिक चैंपियन हुआ करते थे। तो अब पूरा प्रयास महासंघ का भी है और खिलाड़ियों का भी है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते जाएं। लेकिन मोना, हॉकी प्रेमियों को कहीं ना कहीं निराशा का हाथ लगा है, क्योंकि वो इन मैचों को देख कहीं नहीं पा रहे हैं। और ये उस टीम का हाल है जो कि आपको जीत की आशा दिलाती है, जो कि ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। उसके बावजूद भी ऐसा है कि सिर्फ प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं हम खबरों को देख पा रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रीमिंग या ट्विटर के भरोसे हैं। ये तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि स्टेडियम में दर्शक नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है और इसका सीधा प्रसारण नहीं हो रहा है। कम से कम ये उम्मीद थी कि नॉकआउट चरण में तो मैच देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो को धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी बदौलत कम से कम सुनने को तो मिल पा रहा है। जी, यानी एक बार आप पूरा का पूरा रोमांच जो है हॉकी का महसूस कर सकते हैं आकाशवाणी के साथ। और अब बात पैरा पावर लिफ्टिंग की। परमजीत कुमार जॉर्जिया के तिब्लिसी में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। प्रतियोगिता में कल खेले गए मुकाबले में परमजीत ने 49 किलोग्राम वर्ग में 158 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता और इतिहास रच दिया। अब हमारे वो खिलाड़ी भी कामयाबी के दौर से गुजर रहे हैं और पदक जीत रहे हैं जिन्हें लोग बहुत कम जानते थे। बिल्कुल, आप देखिए ना, ये सिलसिला शुरू हुआ है टोक्यो पैरालंपिक से ही। जो असाधारण प्रदर्शन टोक्यो में रहा, उसके बाद चाहे वो प्रमोद भगत हो, चाहे वो अवनी लखेड़ा हो, सारे खिलाड़ियों के नाम लोगों की, देवेंद्र झझारिया हो, सबके नाम लोगों की जबान पर चढ़ गए हैं। और अब यहाँ एक और पदक भारत के, और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने पदक जीता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक तो दिव्यांग है और ये पावर गेम है, ये बहुत आसान नहीं होता है। जिस भार वर्ग में उन्होंने 158 किलो वजन उठाया है वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें
भारत की सकीना खातून भी उतरी है इस टूर्नामेंट में। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने बात की थी टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से, तो उसमें ये भी थी, तो काफी उम्मीदें होंगी। टोक्यो में तो वो सफल नहीं रही, लेकिन यहाँ उनसे भी उम्मीदें होंगी कि एक आध पदक भारत की झोली में और आना चाहिए। और मोना, हम अपने खेल प्रेमियों को, अपने सुनने वालों को बता दें कि महिला वर्ग में पंजाब की मनरीत सिंह, कर्नाटक की सकीना खातून जिनका अभी जिक्र किया, दिल्ली की राजकुमारी, हरियाणा की गीता और भावना शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और वहीं पुरुषों में पंजाब के परमजीत कुमार जिन्होंने इतिहास रचा है, उनके साथ है हरियाणा के अशोक, जयदीप और सुधीर, जबकि उत्तर प्रदेश के सचिन चौधरी जो है वो पैरा पावर लिफ्टिंग में इतिहास बनाने के लिए इस प्रतियोगिता में खेल रही हैं। और अब बात निशानेबाजी की। पंजाब के निशानेबाज राजवीर सिंह गिल ने राष्ट्रीय स्कीट स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। राजवीर ने सीनियर के बाद जूनियर वर्ग में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। सीनियर वर्ग में राजवीर ने राजस्थान के अनंतजीत सिंह को हराकर खिताब जीता। 2 बार के ओलंपियन मेराज अहमद खान को कांस्य से संतोष करना पड़ा। उधर भोपाल में नौसेना के किरण अंकुश जाधव ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हराकर 3 पोजीशन में चैंपियन बनी है। निशानेबाजी में भी भारत ने एक बार फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिस तरह से भारत प्रदर्शन कर रहा है, मोना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हम कहां चूक जाते हैं। ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदकों की हमें उम्मीद थी, हालांकि एक दौर था ओलंपिक का, अब गुजर चुका है, लेकिन हम उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, खासतौर पर निशानेबाजों से बहुत निराशा हुई। ओलंपिक हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे एशियाई खेल हो, जो सबसे बड़ी संख्या में पदकों की उम्मीद रहती है वो निशानेबाजों से ही रहती है। और कुछ एक निशानेबाज तो पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो मनु भाकर हो। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी बात यह है कि जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो रही है, इसमें नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, ओलंपियंस को हरा रहे हैं। अनुभवी मेराज जैसे अनुभवी खिलाड़ी को हरा के स्कीट में जो पदक जीता है, तो ये एक अच्छी बात है कि बड़ा पूल एक तैयार हो रहा है। और ओलंपिक की नाकामी के बाद निशानेबाजी महासंघ ने भी आत्ममंथन किया और इस प्रदर्शन की समीक्षा की, और मुझे लगता है कि पूरे प्रयास जारी हैं। अगला ओलंपिक बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3 साल ही है, और तैयारी के लिए ये काफी अच्छा समय है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पिछले 2 बार से हो रहा है वो सिलसिला अब टूटेगा और भारत की झोली में पदक आएंगे। तो मोना के साथ हम भी बहुत आशावादी हैं निशानेबाजी को लेकर। अब जब भी कोई भी बड़ी प्रतियोगिता होगी तो हम उस पर पदक जरूर लेकर आएंगे। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल टूर्नामेंट में आज गोवा के PGN स्टेडियम में चेन्नई FC का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC से होगा। मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। चेन्नई FC जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी और अपने पहले ही मैच में उन्होंने हैदराबाद को 1-0 से पराजित किया था। इससे पहले कल खेला गया एकमात्र मुकाबला ड्रॉ रहा। गोवा के बैंबोलिन में बेंगलुरु FC और केरला ब्लास्टर FC ने मैच 1-1 से ड्रॉ खेला। फुटबॉल की जो ये लीग है, उसने फुटबॉल प्रेमियों को भी एक अच्छे मैच देखने के लिए मजबूर किया है। मैं कहता हूं कि इसे मजबूर ही करना होगा, क्योंकि फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल या फिर गोवा तक केंद्रित था, लेकिन अब इस लीग ने पूरे देश को इकट्ठा जोड़ दिया है। बिल्कुल, और फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो भारत में हमेशा से लोकप्रिय रहा है। भारतीय टीम का प्रदर्शन चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन हम विदेशी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को फॉलो करने वालों की भारत में कमी नहीं है। तो अगर भारत में ऐसी लीग हो रही है, जैसी सुपर लीग है जिसमें विदेशी खिलाड़ी हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ग्लैमर है, प्रसारण है, प्रायोजक है, सब कुछ है, पैसा है खिलाड़ियों के लिए, तो अब हमारे देश में आप देखिए हर स्कूल में कोई और खेल हो ना हो, फुटबॉल जरूर होता है। तो अच्छे खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको एक मंच मिलेगा। यहाँ हम खेल की बात करते हैं तो वो एक सिर्फ जुनून या शौक नहीं, एक रोजगार भी होता है। तो अगर खिलाड़ियों को भविष्य सुरक्षित नजर आता है, इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, इस तरह के आयोजन होते हैं, तो जरूर माता पिता भी प्रेरित होते हैं बच्चों को खेलों में डालने के लिए। और मोना, इस लीग से, इस टूर्नामेंट से फुटबॉल का स्तर जो है वो भारत में बहुत सुधरा हुआ नजर आता है। आप देखिए कि चाहे कोई IPL के बारे में कुछ भी कहे, भारतीय क्रिकेट को कई अच्छे खिलाड़ी मिले हैं यहाँ से। इसी तरह से फुटबॉल में भी जब एक बड़ा पूल होता है, मैचेस होते हैं, अच्छे स्तर के मैच होते हैं, तो जरूर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आता है। मोना, वक्त बहुत कम है, खबरें बहुत है, चर्चा बहुत करना चाहते थे, लेकिन बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है और पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो चुके हैं। भारत का मुकाबला बेल्जियम से। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।